मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई और मेरा रिश्ता कर दिया। वह कहने को तो गैर थे, मगर अपनों से भी ज़्यादा अपने निकले। हमारी तरफ से शादी को लेकर कोई खास तैयारी नहीं थी, जिसके सबसे बड़ी वजह मेरी यह धीमी थी। कहने को तो 3 भाई थे, मगर वह सिर्फ इतना कमाते हैं जितना वह अपनी बीवी बच्चों के खिला सकते हैं। इसी वजह से शायद मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र ज्यादा थी। वह मुझसे हमेशा कहती हैं, जितनी जल्दी तेरी शादी कर दूंगी उतना ही अच्छा है। अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारे तरफ से शादी की सारी रस्में में सादगी से हुई, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की। मेरे ससुराल से जो लोग जब मेरा सामान लेकर आए तो मेरी सास मुझे लहंगा का जोड़ा और चूड़ियां भी दे गई। जिस दिन मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला, उसी दिन मेरे होने वाले पति ने मुझे कॉल की। उसने पहली बार मुझसे बात की और नमस्ते देते ही मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरी चॉइस कैसी लगी? उम्मीद है तुम्हें जोड़ा पसंद आया होगा। हमारी पहली बार बात हो रही थी। उससे बात करते वक्त मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। और शादी से 1 हफ्ता पहले तक हम लगातार रोज फोन पर बातें करते रहे। शादी की वाली रात मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई। बारात लेकर आए तो मेरी सबसे सहेली उन्हें देखकर दंग रह गई, क्योंकि वह सुंदर ही इतना था। उसे देखते ही मेरी सहेलियों मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा। इतना हैंडसम पति किसी किसी को होता है, वरना तो कोई मोटा और कोई सावला और कोई गंजा मिलता है। यह कहते हुए वह हंस पड़ी और मैं भी मुस्कुराने लगी। मैंने भी अभी तक तरुण को नहीं देखा था, मगर मैंने अपनी सहेलियों की नजर से उसे देख लिया था और जिस तरह उसकी तारीफ कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे सामने ही बैठा है। दिल में अजीब सी खुशी और खूब खुशी था। खुशी इस बात की थी कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तरुण के साथ रहूंगी और 1 हफ्ते में जो उसने मुझसे वादा किया था, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके का दुख भूल जाऊंगी। अब इस बात का था कि जिंदगी में आने वाली खुशियों को कहीं किसी की नजर न लग जाए। जो कभी कभार ही मिले, उसे वह खुशी भी कहाँ रसा सकती है। मैं कमरे में दुल्हन की स्टेज पर बैठी तरुण का इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कनें गुजरते वक्त के साथ तेज हो रही थी। तरुण के साथ उसके बड़े भाई की भी शादी हुई थी, जो हम 2 दुल्हन इस घर में आ गई। तरुण के घर वालों ने अपना हर शौक शादी में पूरा की। मैं वही आखिरी 2 बच्चों रह गए थे। बाकी सारे बच्चों की मेरी सास ससुर ने शादी कर दी थी। मेरी 3 ननद और 2 जेठ थे। थोड़ी देर में ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक आई और तरुण के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसे देखते ही हैरान रह गई। तभी मुझे मेरी सहेलियों की कही हुई बात याद आने लगी, क्योंकि तरुण वाकई में बहुत हैंडसम था। आज मैंने उसे पहली बार देखा था। तरुण की स्मार्टनेस सबको इसीलिए ज्यादा बढ़कर लग रही थी, क्योंकि वह अपने सारे भाई बहनों से सबसे अलग था। रंग में साफ और नक्शा निगार में किसी मुल्क का राजा लग रहा था। मगर कहते हैं जो चीज इंसान की किस्मत में नहीं होता, वह हमेशा खूबसूरत और चमकदार ही होता है। इसीलिए उसका हुस्न हर एक की आंखों में चमक रहा था। अगली सुबह मुंह दिखाई वाली रस्म में बहुत अच्छे से हुई। तरुण ने मुझे मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी दी थी। मैं जब अपनी जेठानी को देखा तो वह मुझे होशियार सी लगी, क्योंकि वह बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। हालांकि वह भी मेरी तरह वहां पर नई नवेली दुल्हन ही थी, मगर उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। वह मुझे ऊपर से नीचे तक अपनी अच्छी नजरों से आर पार कर रही थी। शायद वह अपने मुकाबले में मुझे देख रही थी। जाने वह क्या सोच रही थी।
मेरी सास ने हम दोनों देवरानी जेठानी के कपड़े बिल्कुल एक जैसे ही बनवाए थे ताकि हम दोनों में किसी को एतराज ना हो। हाँ, मगर रंग में फर्क जरूर था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था, जबकि मेरी माँ मुझे देख देख कर खुश हो रही थी। मैं अपनी बेटी की इतनी अच्छी जगह रिश्ता कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशी को नजर लग गई। अभी शादी को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अचानक से शाम के वक्त बात करते करते तरुण बेहोश हो गए। क्योंकि अचानक से वह बेहोश हुए तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह मेरे पास ही बैठे मुझसे बातें कर रहे थे। मेरे चीखने पर घर के बाकी लोग कमरे से निकलकर आ गए और तरुण को बेहोश देखकर सभी रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और ससुर ने जल्दी से तरुण को उठाया और उसे होश में लाने लगे। कोई उसके चेहरे पर पानी छिड़कता तो कोई उसके पैरों के तलवे में सहलाता, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। जल्दी से वह तरुण को लेकर बाइक पर ही डॉक्टर के पास गए। मेरा ससुराल शहर में था, इसीलिए वह तरुण को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। हम सब घर में बहुत परेशान थे। तकरीब 1 से 1.5 घंटे बाद जब मेरे जेठ ने कॉल किया तो बताया कि तरुण को होश आ गया है, जिसे सुनते ही जैसे मेरे जिस्म में दोबारा जान लौट आई थी। थोड़ी देर में वह तरुण को लेकर घर आ गए थे। घर में आते ही मेरे सास जल्दी से आगे बढ़कर तरुण को गले लगाकर तेज आवाज में रोने लगी और रोते हुए अपने बेटे का सर चूमकर कहने लगी, मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई है। जबकि मैं अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी तरुण को देख रही थी। एक तो नई नई मोहब्बत और ऊपर से शादी का बंधन में बनने के बाद होने वाली मोहब्बत बहुत ही मजबूत होती है, भले ही वह एक ही दिन की क्यों ना हो। कई सालों की और शादी के बाद एक औरत के लिए सबसे बढ़कर उसका पति ही होता है। उसके नाम से उसके चेहरे पर रौनक होती है और उसकी तरफ खुशियां होती है। जब तरुण ने मेरी तरफ देखा तो वही मुझसे कहने लगे, पगली तुम क्यों रो रही हो, मैं अभी जिंदा हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं भाग कर चली आई, उसके सीने से लगकर रोने लगी। मुझे यह महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे छीनने की कोशिश कर रहा है। रात को तरुण जल्दी सो गए, जबकि मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई। बार बार उठकर तरुण को देखते ही रही कि सही से सोया है या नहीं। सुबह उठते ही मैं बड़ी बेचैनी से तरुण को उठाते, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह ज्यादा देर तक सोए। मैं उससे बात करना चाहती थी। जान मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे वक्त बहुत कम है। तरुण के साथ बिताए हुए पल जाने क्यों इतनी तेजी से गुजर रहे थे। मेरी आवाज देने पर मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, मेरा यकीन करो मैं अभी जिंदा हूँ। यह सुनते ही मैं उसके बालों पर अपना हाथ रख दी और उसे कहने लगी, तरुण आपको भगवान के वास्ते अंदर से कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तो चाहे वह मजाक ही क्यों ना हो। जानते हैं आप में मेरी जान बसती है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। तरुण मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगे, मरे मेरे दुश्मन, तुम तो मेरी भोली भाली सी प्यारी सी बीबी हो। उस दिन एक पल के लिए भी मैं तरुण को अलग नहीं हो पाई थी। हालांकि उस दिन से वह बिल्कुल ठीक थे, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन था। रात को सोने से पहले तरुण ने मुझसे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मैं पूछी, आपको इस तरह का दर्द पहले भी होता था? परसों आपको क्या हो गया था? अचानक से आप बेहोश हो गए थे। मेरे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब उन्होंने दिया कि मुझे पहले कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ। क्या कहते कहते दर्द की बेचैनी होने लगी और मुझे अपने दर्द भरी आवाज में कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा सर दबा दो। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। यह कहते ही वह फिर से आंखें बंद करने लगे।
देखते ही देखते वह फिर से बेहोश हो गए। मैं उनका इस तरह से बेहोश होता देखकर मैं रोते हुए कमरे से बाहर भाग और अपनी सास को बुलाने लगी, यह कहते हुए कि तरुण को फिर से बेहोश हो गया है। मेरे शोर मचाने पर फिर से सब घर वाले इकट्ठा हो गए, अस्पताल लेकर गए। मैं बहुत कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम्हें वहां कहाँ लेकर जाएं? रात का वक्त है और वैसे भी यह मर्दों का काम है। मेरी सास ने मुझे बहुत ही बुरी तरह झटका था। मैं तो पहले ही तरुण की हालत को देखकर बहुत टूट गई थी और सास के इस तरह के कहने पर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। सर तकिए पर रखकर आंसू बहाने लगी। मैंने अपनी माँ को तरुण की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं मेरी पहले ही गमों की मारी थी। वह तो शुरू से ही मुझे देखकर यह कहती थी कि भगवान तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लेकर दे। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। थोड़ी देर में ही जेठ का फोन आया और उन्होंने बताया तरुण को होश आ चुका है, मगर इस बार डॉक्टर ने तरुण को टेस्ट लिख दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि तरुण का तमाम टेस्ट जल्द से जल्द करनी होगी। हमें आने में देर हो जाएगी। मुझे तरुण की सेहत की बहुत फिक्र हो रही थी। मैं परेशान होते हुए अपनी मम्मी को कॉल कर ली। मम्मी को बताया भी, जरूरी था। कहीं फिर ससुराल वाले कहेंगे कि ऐसे मौके पर कोई भी तरुण की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं आया। यही सोचते हुए जब मैं मम्मी को कॉल किया तो मेरी माँ मेरी बात सुनते ही रोने लगी, यह कहते हुए कि भगवान तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। रात के करीब 12 बजे तरुण को लेकर मैं जेठ और ससुर घर आए तो वह बहुत परेशान थे। मैं बहुत बेचैन होते हुए जब उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछी तो वह कहने लगे रिपोर्ट 1-2 दिन में मिलेगा, मगर डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात है। यह सुनते ही मेरी नई नवेली जेठानी मुंह बनाते हुए मेरी सास की तरफ देखते हुए कहने लगी, कुछ लोग के कदम बहुत ही मनहूस होते हैं। इनकी वजह से दूसरों की भी किस्मत में आने वाली खुशियां रुख मोड़ लेती है। शायद उसका दिल बहुत ज्यादा जला हुआ था। शायद इसी वजह से, क्योंकि उसकी भी अभी नई नई शादी हुई थी और कई अरमान थे, जैसे हर नई नवेली दुल्हन के होते हैं। अरमान तो मेरे भी थे, मगर भगवान के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगले दिन मेरी माँ आ गई। वह तरुण को देखकर रोती रही और बातों ही बातों में मेरी सास ने मेरी माँ को मेरे हवाले से मनहूस कहते हुए बहुत बातें सुनाई। यूं मेरी माँ उनकी बोझल बातें सुनकर बहुत जल्दी वहां से चली गई। वह 2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा और हर वक्त भगवान से प्रार्थना करती रही कि तरुण की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आए। रिपोर्ट के आते ही जैसे सभी घर वाले पर आसमान गिर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक तरुण को ब्रेन ट्यूमर था। मैंने रिपोर्ट को पढ़ते ही अपने आप को तरुण की बीमारी की जिम्मेदार समझने लगी, क्योंकि तरुण शादी से पहले बिल्कुल ठीक थे और एकदम ब्रेन ट्यूमर हो गया, वह भी 3rd स्टेज में था। तरुण की हालत दिन पर प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यह तो घर वालों ने उसे एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाया, मगर हर बार उम्मीद चोट आते और फिर एक डॉक्टर ने थोड़ी उम्मीद दिखाई और उसने कहा कि ऑपरेशन के बाद तरुण का ट्यूमर निकाला दिया जाएगा, मगर इस ऑपरेशन के नतीजे में हो सकता है कि आंखों की रोशनी चली जाए या दस्त में भी मसला हो सकता है। इसके अलावा जिसमें के किसी भी हिस्से पर असर हो सकता है, क्योंकि यह दिमाग का मामला है और ऑपरेशन करते वक्त कोई भी मसला पेश आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन बेहतर नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। यूं तो तरुण को डॉक्टर के पास लेकर फिरते फिरते 2 महीने गुजर गए। जिस दिन तरुण का ऑपरेशन था
उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में बहुत दर्द था और थकावट भी बहुत महसूस हो रही थी। पहले मैं समझी शायद टेंशन लेने की वजह से हो रहा है, मगर इस शाम मुझे उल्टियाँ आने लगी और मुझे शक हुआ कि शायद मैं पेट से हूँ। अभी मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती थी, इसीलिए मैं खामोश खामोश रही। तरुण का ऑपरेशन कामयाब हो गया था, मगर उसकी अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया, आप कुछ कुछ किस्मत है कि ऑपरेशन ठीक हो गया, मगर पूरी तरह से ठीक होने में इनको वक्त लगेगा। आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा। एक हफ्ते का एक हफ्ते तक तरुण अस्पताल में एडमिट रहा। जब उसके कुछ तबीयत सलामत हुई तो उसे घर लेकर आए। अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़ते हुए उसने कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रख सका। मैं तुमसे कितने वादे किए थे, मगर मैं अपना हुआ वादा एक भी नहीं निभा पाया। यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मुझे अकेले बहुत रोना आया। अगर मैं उसके सामने रो पड़ी तो वह हिम्मत हार बैठेगा, और फिर भी वह इस हालत में है। मेरी माँ और मेरे भाई जब तरुण को खबर लेने आए तो ना जाने मेरी सास को क्या हो गया। वह मेरी माँ से कहने लगी, आप अपनी बेटी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाएं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने इस कदर सख्त लफ्जे से कहा था कि मेरी माँ वापस पलटकर कोई जवाब ना दे सकी और ना ही पूछ पे सुनकर वहां से चली गई। जबकि मैं यह सुनते ही बहुत हैरान हुई। मैं तरुण को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकती थी। यह बात मेरे भाई ने भी सुन ली थी। तब गुस्से में आया और जबरदस्ती मुझे वहां से लेकर आ गया। उन्होंने मुझे तरुण से एक बार भी बात करने नहीं दी। मायके में आकर भला मुझे कहाँ चैन आने वाला था। मैं कई बार तरुण को कॉल की, मगर तरुण ने कॉल अटेंड नहीं की। वह कॉल अटेंड कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मोबाइल डॉक्टर ने सख्त मना किया था कि ज़्यादा देर बात करे। जाने उन लोगों ने क्या कहा होगा। कुछ दिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने मायके में गुजारे। मैंने बहुत बोर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप लोग यह सब कैसे कर सकते हैं? वह मेरा पति है। किसी को हक नहीं है कि कोई मुझे उससे जुदा करे। मगर मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ चुकी है और इसीलिए उसने तुम्हें इधर भेजा है ताकि वह अपने बेटे का इलाज करवा सके। और अगर तुम इस बीच चली गई तो तरुण को कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी उनका बेटा है। सभी मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। फिर मैं मजबूर होते हुए अपने ससुर को कॉल कर दी। 2 बार तो ससुर ने कॉल अटेंड नहीं की, मगर तीसरी बार उन्होंने कॉल कॉल उठाते हुए कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तरुण इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही मुझे होश ही नहीं रहा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ और क्या बोलूं। सिर्फ मैं उनसे इतना बोली कि यह कैसे हुआ और कब हुआ, क्योंकि मुझे माँ के घर आए हुए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे। उन्होंने मेरे सवाल को सुनने के बाद कॉल काट दी और उसके बाद उन्होंने कभी मेरा कॉल अटेंड नहीं की। जब मैं अपने घर में बताई तो घर में अजीब सा मातम छा गया। अब वह सब मुझे मनहूस समझने लगे। मैं बहुत मुश्किल से अपनी माँ को मनाए और अपने ससुराल पहुंची। जबकि मेरे भाई इस बात पर सख्त नाराज थे। उन्होंने हमें बताया भी जरूरी नहीं समझा और तू किस्म से उनके घर पे जाएगी। मगर मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था। जब मैं अपने ससुराल वाले घर में पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि मैं वहां पर नई नवेली दुल्हन बनकर गई थी। इसीलिए किसी पड़ोसी के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। मगर मेरी माँ ने मेरे पास वाली पड़ोसी से पूछा कि मेरे ससुराल वाले किधर हैं, तो उन्होंने बोला कि वह घर छोड़कर चले गए हैं।
जब मेरी माँ ने तरुण के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। दूसरे पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी 1 हफ्ते पहले ही किराए के मकान पर आए हैं, तो हमें तरुण के बारे में कुछ नहीं मालूम है। उनके घर वालों के बारे में मेरी माँ मुझे पूछते हुए वापस घर लेकर आई, यह कहते हुए कि वह तुमसे पीछा छुड़वाना चाहते थे और उन्होंने छुड़वा ली, और अपनी बीच मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती गई। मेरी हालत को देखते हुए मेरी भाभी मुझसे कहने लगी कि कहीं तुम पेट से तो नहीं। तुम्हारी हालत को देखते हुए मुझे शक हो रहा है। जबकि दूसरी भाभी बोली, हाय रब्बा, अब एक और जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, जबकि अभी तक यह मालूम नहीं था कि मैं पेट से हूँ। खैर, उनके कहने पर मेरी माँ घर के एक नर्स को लेकर आई और उसने कहा कि मैं सच में पेट से हूँ। बल्कि वह मुबारक देते हुए कहने लगी कि खुशखबरी है। यह खबर सुनकर भी मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि इस बच्चे का बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब यह खुशखबरी किस काम की थी। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही वह समझने लगे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और वह दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल तरुण की तरह दिख रहा था। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी और इसकी मोहब्बत याद करने लगी, क्योंकि मेरा तरुण के साथ कितना ही वक्त था, मगर मेरे साथ उसकी कुछ यादें ही मेरी जिंदगी गुजारने का जरिया बन गई थी। जब मैं बेटे को जन्म दिया तो मेरे भाई मेरे माँ से कहने लगा, आप इसकी शादी कहीं और करवा दें, मगर मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि मैं तरुण को अपनी आंखों से नहीं देखी थी। मुझे यकीन था कि जिंदा है। फिर दिल में यह भी सोचती कि अगर वह जिंदा है तो वही। मैंने अपना फोन नंबर नहीं बदला था और हमारे घर के बारे में भी उसे मालूम था। मेरी माँ ने भी मुझ पर बहुत जोर दिया कि दूसरी शादी कर लो। मैं अपनी माँ से कहने लगी, मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी और अपने बेटे को पाल लूंगी। मेरा बेटा मेरे पास है, मैं इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैं स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बेटे को भी साथ ले जाती थी। जिंदगी तो गुजारनी थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। ऐसे में मेरे बड़े भाई का ट्रांसफर हो गया। उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ। मुझसे कहने लगे, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं भी उनके साथ चली गई, क्योंकि मेरे दोनों छोटे भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछते थे, क्या सोचते हुए कि बड़ा भाई है, कुछ तो ख्याल रखेगा। जबकि मेरी माँ वहीं पुराने घर में रही। मैं अपने बड़े भाई के साथ शहर में आ गई। मेरी कौन सी सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। अब हम जिस शहर में आए हुए, शहर बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग भी अच्छे थे। पुराने शहर में इतनी डर से भरी यादें थी कि वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए शहर में नए लोग अच्छे लगने लगे। नए शहर में हालत भी कुछ बेहतर हो गए। बेहतर ऐसा हुआ कि एक तो मेरी कोई टीचिंग में हुआ था और दूसरा भाई के घर के पास ही एक प्राइवेट स्कूल था। मैंने वहाँ पर टीचिंग शुरू कर दी। स्कूल के मैडम बहुत ही अच्छी थी। मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था, वह दूसरे क्लास में पढ़ता था। मैडम मेरे बेटे से बहुत प्यार मोहब्बत करने लगी। जब उन्होंने मेरी आपबीती सुनी तो वह मुझसे और भी ज्यादा हमदर्दी करने लगी। सारा दिन स्कूल में पढ़ाती और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। दिन बहुत तेजी से गुजरने लगे, मगर इस बीच कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा था जिस दिन मैं तरुण को याद ना किया हो। मगर मेरे बेटा जब भी अपने पापा के बारे में पूछा तो हम इसे यही कहती थी कि तुम्हारे पापा देश से बाहर हैं। बल्कि मैं उसे झूठ बोल रही थी। उसके जन्मदिन पर उसे अपनी तरफ से एक तोहफा दे देती और उस पर तरुण का नाम लिख देती, यह कहते हुए कि यह तुम्हारे पापा ने बाहर से भेजा है। लेकिन अब वह बड़ा हो रहा था। वह अपने पिता की कमी को महसूस कर रहा था। मैं टीचिंग करते हुए मुझे 5 साल गुजर गए और मेरा बेटा भी पहले से बड़ा हो गया था। इस बीच मैडम ने भी मुझे कई बार मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो, मगर मैं उसे हमेशा यही कहती कि
मेरा दिल कहता है कि मेरा पति जिंदा है। एक दिन मैडम ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे शादी का कार्ड देते हुए कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। कि मैडम से बात ज़्यादा बनती थी, इस वजह से मैं उनको ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। शादी के एक हफ्ते बाद की थी। मैं हमेशा की तरह बेरोजी का विलास पहले उदास दिल लिए और झूठे मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा मैडम की बेटी की बारात वाले दिन पहुंच गई। जब बारात आई तो मैं वहां पर उस इंसान को देखी जिसका सदियों से मुझे इंतजार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर अब बाराती में खड़ा मुस्कुरा रहा था, शायद मेरे सामने खड़ा था। अचानक से जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, जबकि मैं वहीं अपने बेटे के साथ खड़ी थी। मुझे अपनी धड़कन बंद होती हुई महसूस हुई। आज मेरा दिल जीत गया था, वह दिल के जिसे हमेशा मुझे यह उम्मीद जिंदा रखा था कि तरुण जिंदा है, वह किसी मोड़ पर कभी न कभी मुझे जरूर मिलेगा। और आज मिल गया। मैं उसे वक्त ना कह पाई, शादी की सारी रस्म खत्म होने के इंतजार करने लगी। यह भी जानती थी कि जिस अंदाज में तरुण ने मुझे देखा है, वह भी मुझसे जरूर बात करना चाहेगा। जैसे बाराती गई तो मैंने अपने बेटे को अपने साथ लिए हॉल में बाहर निकल रही थी। वहां पर तरुण हमारे इंतजार में खड़ा था। मैं उसका गिरबान पकड़े और उससे पूछा कि वह जिंदा तो इतने दिन से कहाँ थे। शादी के फंक्शन में मुझे मैडम ने इतना तो मालूम हो चुका था कि तरुण उनकी बेटी के ससुराल के तरफ से आया है, यानी मेरे जेठ के घर में मेरी मैडम की बेटी की शादी करके गई थी। इसके पहले कि मैं तरुण से कुछ पूछूं या फिर वह मुझे कुछ पूछता, बहाने बनाते हुए मैंने अपने बेटे को वहां से जाने को कहा और खुद तरुण से पूछने लगी, क्या कहते हुए कि तुम तो बड़े बेवफा निकले, तुम तो जिंदा थे, मगर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोला और मैं बेवकूफ तुम्हारे मरने पर भी यकीन ना कर पाई। इस उम्मीद के साथ अपनी सारी जवानी गुजारी कि कभी तुम लौटोगे। जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा दिल सच कह रहा था। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बात तो को बीच में काटते हुए तरुण ने कहा, अपना ड्रामा खत्म करो। एक तो तुम मुझे इस हालत में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई और उल्टा मुझे ही गुजरवान ठहरा रही हो। फिर वह मुझसे कहने लगा, हाँ, जाने के बाद मुझे घर वाले ने बताया कि तुम घर पर यह कहकर गई कि तुम बीमार पति के साथ सारी जिंदगी गुजार नहीं सकती। और वैसे भी तरुण की जिंदगी का क्या पता, आज है तो कल नहीं, यह बोलकर तुम वहां से चली गई थी, जबकि मेरे घर वालों ने तुम्हारी बहुत मिन्नतें भी की थी। यह सुनते ही मैं तरुण पर पूरी तरह फटकारी, क्योंकि वह जो भी बोल रहा था वह सब झूठ था। मैंने उसके लगाए गए तमाम इल्जामों को बस इतना कहकर जवाब दिया कि यह सब झूठ है। और अगर तुम लोग इतने सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए? तरुण को पहले तो मुझ पर यकीन नहीं आया, फिर वह मुझसे कहने लगा, हाँ, हम घर छोड़कर क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि मेरी बीमारी इस घर को छोड़ने से ठीक होगी, और वैसे भी बड़े भाई का इस शहर में ट्रांसफर हो गया था, फिर वहां लेकर आ गए। और वैसे भी मैं उस शहर में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उस घर में तुमसे जुड़ी बहुत याद आती थी। इतने में मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज दी। इतने में तरुण कहने लगा, और तुमने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि मैंने तुम्हें तो तलाक नहीं दी थी और ना ही मैं मरा था। तुम शादी कैसे कर सकती थी? मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए तरुण के सामने खड़ा कर दिया और कहते हुए कि तुम्हारा ही बेटा है, इसे गौर से देखो, क्या यह तुम्हारी शक्ल का नहीं? और उसे गले से लगा लिया। बेटे को तरफ देखा तो उसकी तरफ और उसे गले से लगा लिया, क्योंकि सच में हमारा बेटा तरुण की कॉपी था। फिर मैं वहां से अपने बेटे को अपने साथ लेकर आई, जबकि तरुण इस बात की जिद करता रहा कि मेरे बेटे को उसके साथ जाने दो और खुद भी उसके साथ जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। इसके बाद कई बार तरुण ने हमारे घर में जाकर माफी मांगी और यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी हमारे घर लाया, मगर मैंने उसके साथ जाने को इनकार कर दिया, क्या कहते हुए कि मैं मनहूस देव जैसे शब्द सारी उम्र सुनती आई हूँ
और मैं तो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करने वाली थी, जबकि तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तरुण मुझसे कहने लगा कि एक दो बार कोशिश की थी, मगर मैं उन्हें उधर से आ गई थी। मगर मैं जानती थी कि वह यह सब झूठ कह रहा था, क्योंकि मेरे दोनों भाई दूसरे घर में ही रह रहे थे और सबसे बढ़कर तरुण ने मेरे पास फोन नंबर भी था। तरुण ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी 3 बेटियां भी थी। वह सिर्फ मेरे तरफ इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। मेरा क्या है, आधी जिंदगी गुजर गई है और आधी भगवान की है। भगवान ने मुझे बहुत मजबूत सहारा दिया है, मैं इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। और वैसे भी मनहूस थी, यही समझकर तुमने अपने घर वालों के साथ देते हुए मुझे छोड़ दिया। अब तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत पूरा होने का इंतजार करती रही, मगर मेरी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह गई। सारी हकीकत जानने के बाद मेरे बेटे ने अपने बाप का मुंह तक नहीं देखा, जबकि मैं उससे कई बार कहा कि वह तुम्हारे पापा हैं, उनसे मिलते रहा करो, पर उसने मना कर दिया। मेरे बेटे ने मेरी तरफ देखी थी, इसीलिए उसने मिलने जुलने का इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।